हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर जिस तरीके से आपने यूपी बजट 2025-26 की पूरी क्लास को कंप्लीट कराया था, उसी तरीके से सेंट्रल बजट जो आपका केंद्रीय बजट जिसे हम लोग कहते हैं, यूनियन बजट कहते हैं, उसके भी क्लासेस और इकोनॉमी सर्वे की भी कुछ क्लासेस प्रोवाइड करा दीजिए। हालांकि इधर बीच मेंस की तैयारी की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने विजन आईएएस की जो कि सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, इसकी एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ बहुत बेहतर होती है। और ध्यान देना कि ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल करेगा जो यूपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं 25 मई को, जो प्रीलिम्स होने वाला है, या फिर आगे समीक्षा अधिकारी जो आपकी 27 जुलाई की डेट आ चुकी है, यूपी आरओ की मैं बात कर रहा हूं, उन दोनों ही एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी रहेगी ये क्लास। और उससे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दिखा देता हूं। जब आप हमारे YouTube चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ग्लैंस एकेडमी पर, और यहाँ पर आप वीडियो सेक्शन में आओगे तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने उत्तर प्रदेश सरकार का जो लेटेस्ट बजट आया था, पूरे शॉर्ट नोट्स बना के इसको लगभग 58 मिनट की क्लास में इसको पूरा कवर कर दिया था। ये यूपी बजट तो स्पेशली यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देने वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो आपकी 12 अक्टूबर को परीक्षा है। साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, जो आपकी परीक्षा होने वाली है, या यूपी की कोई भी अदर स्टेट मतलब अदर वनडे एग्जाम जो भी होते हैं उनको कवर कर सकते हो आप यहां से। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, ये क्लास जो है ना, लगभग 3 क्लासेस में मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि इसी में हम लोगों को इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है जो 2024-25 में आया था, मतलब 24-25 का जो रहता है, और साथ ही साथ जो लेटेस्ट बजट आया था उसकी भी हम बात करेंगे जो 25-26 का है। लेकिन यहाँ पे मैं, अच्छा ये नंबर आप लोग नोट कर लेना दोस्तों। कई बार आप लोग वीडियो सेक्शन में मुझसे पूछते हो कॉमेंट करके कि सर कोई नंबर दे दीजिए जहाँ से हम टेस्ट सीरीज वगैरह मंगा सकते हैं। ये यहाँ पे गांधी विहार वजीराबाद में, नई दिल्ली में, मतलब ये दुकान है, इनके ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, इनको फोन कर लीजिएगा। और वहां पर आपको जो भी पीडीएफ मंगानी हो, जो भी आपको नोट्स वगैरह मंगाने हो, जो भी टेस्ट सीरीज मंगानी हो, ध्यान देना ग्लैंस एकेडमी की नहीं, बाकी और किसी कोचिंग की, ये अपना कुरियर चार्ज वगैरह जो लेते हैं और आप वहां से ले सकते हो। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो पहले हम लोगों को टॉपिक की थीम समझनी होगी कि हमें पढ़ना क्या है। अब जैसा आप लोगों को पता है कि भैया 1 फरवरी को तो क्या होता है मेरे दोस्त, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, लेकिन उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे कि क्या क्या एक रिपोर्ट में कहा गया भारत सरकार के द्वारा कि पिछले वर्ष हमने क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की हैं, जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में डायरेक्टली प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। अब जैसे अगर आप इसकी थीम को देखेंगे तो सबसे पहले हम कुछ इकोनॉमी सर्वे के बारे में जानेंगे, फिर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर इसको 13 चैप्टर में कन्वर्ट किया है विजन आईएएस के द्वारा। हालांकि इसकी पीडीएफ आपको विजन आईएएस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगी, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं इसकी पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा। आप कहोगे सर इतनी लेट पढ़ाने का क्या मुद्दा हुआ, तो लेट नहीं है बेटा, बस थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था, प्लस इसको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कवर किया गया। तो यहां पर हम पूरे चैप्टर नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे कि 13 चैप्टर्स में ये पूरे 47 पेज में इकोनॉमी सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा सबसे पहले हम इकोनॉमी सर्वे में देखना चाहेंगे कि भाई बेसिक चीजें क्या होती हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में हमें जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इसको तैयार कौन करता है, पहला ही ये प्रश्न बन जाता है। स्टेट पीसीएस में भी बनता है, साथ ही साथ ये प्रश्न आपका यूपीएससी भी पूछती है कि भाई इसे तैयार कौन करता है। तो अगर आप तैयार के नाम पे देखना चाहोगे तो इसको वित्त मंत्रालय का एक विभाग होता है, आर्थिक कार्य विभाग जिसको कहता है। कभी कभी होता है वित्त मंत्रालय ऑप्शन न देकर यूपीएससी आर्थिक कार्य विभाग करके पूछ लेता है, तो उसके प्रभाग के द्वारा यानी इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा तैयार किया था। पहला बिंदु, तो बिंदु क्या समझ में आया कि आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा इसको तैयार किया था, जो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। दूसरा, यहां पर जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी जिसको हम लोग कहते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं, उनके ही मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। अब यहां पर एक प्रश्न ये हो गया, और यूपीएससी क्या करेगी, एक इसको और एक इसको और एक तीसरा स्टेटमेंट लगा देगी कि वर्तमान में आर्थिक सलाहकार कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। जैसे वी अनंत नागेश्वर जी हैं, फिर उसके बाद और कौन आया कि नहीं आया, अभी वही है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट बनाती है यूपीएससी, ऐसा इसका ट्रेंड है। और ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर को हमेशा देखते रहना चाहिए, जिससे पता चले कि यूपीएससी कैसे पैटर्न को पूछती है। तो पहला पॉइंट आपने देख लिया। दूसरा, इसकी प्रस्तुति जो होती है सामान्यतः 31 जनवरी को सामान्यतः की जाती है। बजट प्रस्तुत किए जाने से एक दिन पहले जारी किया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सामान्यतः क्या, ये तो हमेशा होता है, लेकिन ध्यान देना कि जिस वर्ष चुनाव होते हैं, जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव था, तो उसमें आपने देखा होगा कि 23 जुलाई को बजट लाया गया था। तो आपको कॉमेंट करके बताना है कि क्या उस समय इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया गया था कि नहीं किया गया था। तो सही मायने में इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया था या नहीं किया था, ये आप लोग कमेंट करके बताना। लेकिन जनरली बजट प्रस्तुत किए जाने से एक दिन पहले, और आपको पता है कि बजट कब प्रस्तुत होता है दोस्तों, 1 फरवरी को होता है, तो उससे पहले 31 जनवरी को सामान्यतः इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट कर दिया जाता है, और ये आगामी वर्ष के बजट से पहले इसे संसद में पेश कर दिया था, जो बजट लाया था उससे पहले।
ठीक है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी कि वित्त मंत्रालय एक प्रमुख दस्तावेज के रूप में आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए विस्तृत सांख्यिकी डेटा प्रदान करता है। यानी इकोनॉमिक सर्वे कुछ और नहीं है, बल्कि जो पिछले वर्ष सरकार ने जो उपलब्धियां अर्जित की हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में, चाहे वो डेटा को लेकर हो, रिपोर्ट को लेकर हो, या फिर कोई वैश्विक स्तर की रिपोर्ट्स हो, वो सभी कुछ इसमें समाहित होती है कि हमारे भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में कितनी प्रगति की, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री हो, या फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो, सर्विस सेक्टर हो, टैक्सेस हो, हर एक सेक्टर में क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या क्या रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं और क्या उपलब्धियां अचीव की। तो कुल मिला के संख्यात्मक डाटा देता है। और देखो जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी वो मैंने छोड़ दी है, वो आप लोगों के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर फिर भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये इस तरीके से मैं पूरी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, पहले ही मैं बता दूं आपको, क्योंकि देखो मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पहले से पता है। मैं डायरेक्टली वो चीज पढ़ाता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड डायरेक्ट होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि 100% वही चीज आ सकती हो सकता है एक आध क्वेश्चन दाएं बाएं जा सकता है, लेकिन उस एक क्वेश्चन की वजह से मैं पूरे 47 पेज आपको रटाऊं या आपको पूरा रीड करवाऊं, ये कोई मतलब नहीं है। आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ जितना हाईलाइट किया, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि यूपीएससी के मेरे पास भी कई 3-4 सालों का अनुभव है, मैंने खुद प्रीलिम्स भी दिया है, सारी चीजें देखता हूं, मैं पीवाईक्यू सॉल्व करता हूं, तो पता चलता है कि यार किस तरीके का पेपर पूछा जाता है। चलिए पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे की जो प्रिफर्स होती है, यानी कि जो प्रस्तावना है, उसके अंतर्गत क्या क्या मेन पॉइंट किए गए। तो देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो वी अनंत नागेश्वरन जी के द्वारा तैयार किए गए आर्थिक समीक्षा 2024-25 में गैर विनियमन डी रेगुलेशन को घरेलू आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में दर्शाया गया है। अब यूपीएससी क्या करेगी, अगर यूपीएससी का जो एग्जामिनर होगा, जो पेपर सेट कर रहा होगा इकोनॉमी के क्वेश्चन को, वो बजट पक्की बात है कि देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे भी देखा होगा, उन्होंने देखा होगा यार कि डी रेगुलेशन पर जो है कि हमारे सीएफओ साहब ने मतलब कि सीईओ साहब ने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने बहुत फोकस करके दिया है। तो चलो बच्चों से क्या करते हैं, गैर विनियमन से आप क्या समझते हो, यहां से एक प्रश्न बना लेते हैं। ध्यान देना कि बजट और इकोनॉमी सर्वे इसलिए नहीं पढ़ना होता है कि आपको डाटा याद करना है, क्योंकि यूपीएससी कभी डाटा को नहीं पूछती है, फैक्ट नहीं पूछती है, वो स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, उसमें जो मुद्दों पर बात की जाती है ना, वहां से चीजों को समझा जाता है और वहां से कुछ ट्रेंड्स को, जो ट्रेंड होते हैं, पैटर्न होते हैं, उसको पूछती है यूपीएससी। अब गैर विनियमन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी तक तो आपने सुना था कि सर विनियमन यानी रेगुलेशन करने का मतलब हो गया कि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं पर सरकार लाइसेंस के माध्यम से या विभिन्न अन्य माध्यमों से उसका संचालन करेगी, रेगुलेशन करेगी, कि ताकि वो कोई भी काम गलत ना कर पाए। लेकिन यहां पे क्या हम उसको छूट दे रहे हैं सरकार के द्वारा? नहीं। तो पढ़ते पूरा कि गैर विनियमन को व्यवसाय करने की लागत को कम करने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी इसको साधन नहीं बनाया जा रहा है, इसको साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी जितनी भी सरकार के द्वारा जो लाइसेंसिंग प्रथाएं चलाई जाती है, जो रेगुलेशन के मेथड अपनाया जाता है, उसमें थोड़ा थोड़ा कमी कर दी जाए, यानी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि 1991 का जो हमारा एलपीजी मॉडल आया था, यानी कि जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, तो जो आर्थिक रिफॉर्म्स हुआ था उससे पहले हमारे भारत में मैक्सिमम चीजों पे रेगुलेशन थी सरकार के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर जो है कि बहुत इंक्लूड नहीं हो सकता था, फॉरेन सेक्टर बहुत हमारे यहाँ आ नहीं सकते थे, इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो रेगुलेशन बहुत हार्ड एंड फास्ट थी। मतलब लाइसेंस लेना है, कोटा प्रणाली है, पुलिस राज है, बहुत सारे सिस्टम होते थे। अब क्या किया गया, उसे कम कर दिया गया और सरकार के द्वारा फिर कहा जा रहा है इस बार इकोनॉमिक सर्वे में कि और भी डीरेगुलेशन किया जाए, यानी गैर विनियमन, यानी प्राइवेट सेक्टर को जितनी अधिक आप छूट दोगे उतना ही बेहतर कर पाएंगे वो लोग अपने परफॉर्मेंस को। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पे देखो वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दे में कुछ ऐसी खास बात नहीं थी कि जो आपको जानने की जरूरत हो, लेकिन हाँ ये जो वैश्विक स्तर के जो मुद्दे हुए, जैसे अभी आपने देखा रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, इजराइल हमास का वॉर चलने लगा, और फिर अमेरिका और चाइना की भी ट्रेड वॉर हो रहा था, प्लस भारत में भी जो है कि एक असंतुलन की स्थिति कई बार देखने को मिली है। तो ऐसी परिस्थितियों में, फिर कोविड से भी अभी हम निकल कर आए हैं, ऐसी परिस्थितियों में भारत के लिए क्या चुनौतियां आ रही हैं और क्या अवसर आ रहे हैं, इसको इन्होंने जाहिर किया है कि वैश्विक आर्थिक गिरावट या मंदी का प्रभाव क्या हुआ। भाई कोविड के बाद बहुत स्तर पे जो है कि गिरावट देखने को मिली, बहुत स्तर पे प्रभाव देखने को मिला, मंदी। तो सीधी बात है कि ग्लोबलाइजेशन में गिरावट होने से भारत के निर्यात आधारित उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अब यहां पर मैंने ये टर्म्स क्यों यूज की, क्योंकि अभी पिछले 2 साल से लगातार अमेरिका अपने पॉलिसी में संरक्षणवाद को प्रेफर कर रहा है। यानी कि संरक्षणवाद का मतलब होता है कि हम विदेशी कंपनियों को कोई भाव नहीं देंगे, हम विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट नहीं आने देंगे, हम अपने ही स्थानीय उद्योगों को प्रमोट करेंगे। और ये संरक्षणवाद की नीति कहीं ना कहीं भारत के किसी भी प्रोडक्ट को जब निर्यात किया जाएगा अमेरिका में, तो अमेरिका संरक्षणवाद का टैग लगा के बंद कर देगा कि नहीं, तुम्हारा सामान हमें नहीं चाहिए, हम किसी का आयात नहीं करेंगे, हमारे यहाँ खुद इंडस्ट्री डेवलप होगी और हम अपने उत्पाद को बनाएंगे। तो इससे भारत में बनने वाले उत्पाद का जब निर्यात नहीं होगा तो कहीं ना कहीं
इकोनॉमिक जो है कि डेवलपमेंट रुकेगा, ग्रोथ रुकेगी, तो इसका मतलब है कि उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगेगा, क्योंकि भारत के निर्यात आधारित उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इससे डिमांड भी कम होने लगेगी। दूसरी चीज, जनसांख्यिकी लाभांश क्या हो सकती है? तो भैया यूरोप में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी के विपरीत युवाओं की एक बड़ी आबादी भारत के लिए अवसर प्रदान करे। आप देखो कि चाइना हो गया, जापान हो गया, यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, एजिंग कंट्री जिनको कहा जाता है। एजिंग कंट्री मतलब कि जहां पे वृद्धावस्था की उम्र ज्यादा आ रही है। आपको भी पता है कि भले वो यूरोपियन, हम लोग हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, बहुत एक्शन लगाते हैं, बहुत 60-70 साल 80 साल के बूढ़े जो है कि बढ़िया बढ़िया एक्शन करते हैं, शूटिंग करते हैं, मूवी बनाते हैं, वो खाली दिखाया जाता है, ग्राफिक्स किया जाता है। असल में उनकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, और ऐसे में यूरोप में नया जो विकास करने की जो ऊर्जा होनी चाहिए युवाओं में, वो नहीं है। और ऐसी स्थिति में भारत विश्व को एक ग्लोबल लीडर के तौर पे दे सकता है अपने आप को, कि हमारे यहाँ यूथ सबसे अधिक है, हमारे यहाँ मैन पावर अधिक है, हमारे यहाँ यूथ माइंड अधिक है, आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा, जो यूरोप में नहीं हो सकता। तो ये जो इकोनॉमी सर्वे कहना चाह रहा है कि हम डिविडेंड प्रॉफिट ले सकते हैं यहां से, और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए भारत को रोजगार का सृजन और कौशल विकास में निवेश करने की आवश्यकता है। यानी अगर आप स्किल्ड लेबर नहीं रखते हो तो भारत की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन रोजगार प्राप्तकर्ता बहुत कम है। क्यों रोजगार की समस्या बनी हुई है? क्योंकि यहां पर स्किल्ड भी नहीं है, पहली चीज। अब देख लो, यूपी पीसीएस का सीसेट आपने पेपर दिया होगा, तो पूछ रहा था कि टायर का पंचर कैसे जुड़ता है। हालांकि क्वेश्चन जरूर मजाक किया था, लेकिन देखा जाए गहराई से तो ये स्किल्ड का ही एक काम था कि भाई टायर का पंचर मैं तो नहीं जोड़ पाऊंगा, आई थिंक आप भी नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि आप देखे तो हैं, प्रक्रिया तो देखे हैं, लेकिन क्या एज इट इज जोड़ पाएंगे उस व्यक्ति की तरह जो उस काम को करता है बहुत प्रोफेशनली? तो इसका मतलब है कि कौशल की कमी है भारत में, तो इस पे फोकस किया जाएगा ताकि रोजगार को सृजन किया जा सके। ये 2-3 बातें यहां पर इंपॉर्टेंट थी। फिर हम चलते हैं आगे, एक एक चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे अब इसको। तो जो पहला चैप्टर हो सकता है आप लोगों को नहीं भी दिख रहा होगा, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम हमारा जो है कि ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, अदरवाइज वीडियो के नीचे मैंने जो है कि लिंक लगा रखा, वहां से ज्वाइन करोगे तो यही पीडीएफ मिलेगी जो मैंने पॉइंट को हाईलाइट किया, जिससे क्या होगा, आपको बहुत कम समय में आपका पूरा इकोनॉमी सर्वे कवर हो जाएगा। जैसे पहला है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर, यानी कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन। इट मींस कि अर्थव्यवस्था को हम पुनः तेज गति की ओर लेकर आ रहे हैं कोविड से निकलने के बाद। तो पहली बात कि वैश्विक मतलब वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था जहां 3.3% के हिसाब से ग्रो कर रही है। क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि जो वर्ष 2023 में जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 3.3% की आर्थिक समृद्धि दर्ज की गई थी 2023 में। साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह भी कहा कि अगले 5 वर्षों में भी ये 3.2% की वैश्विक समृद्धि दर का अनुमान लगाया है। यानी एवरेज जो है कि 3.2 के आसपास रहेगी, मतलब 3.2 के आसपास रहेगी, ये एवरेज है। अब ये पहली लाइन ही क्या हो गया, एक डाटा हो गया जो डायरेक्टली हमारे बजट में दिया गया, और एग्जामिनर जब आईएमएफ से प्रश्न बनाएगा ना, तो एक स्टेटमेंट ये भी जोड़ देगा कि आईएमएफ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो 3.2% है या 2.3% है, और बस यहीं पे आप जो है कि कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि ध्यान देना कि जो भी इकोनॉमिक सर्वे या बजट में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम आते हैं, आपको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये आप जहां से भी पढ़ना चाहो आईएमएफ को आप कवर कर लेना कि कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, आईएमएफ की वार्ता वगैरह क्या है, उसकी क्या शर्तें होती है, नियम क्या होते हैं, कैसे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए फंड रिलीज करता है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न बनाती है, कनेक्टेड करके, डायरेक्ट नहीं बनाती है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इसी में उन्होंने यह भी कहा कि आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने और विदेशों में कम मांग के कारण, यानी डिमांड कम होने के कारण, विशेष रूप से यूरोप और कुछ एशियाई देशों में वैश्विक विनिर्माण में धीमी वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन है ना, वो जो है कि बहुत स्लो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मैन्युफैक्चरिंग अर्थात सेकेंडरी सेक्टर तो स्लो रहा है, परंतु जो टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर है, वो फास्ट रहा है। यहां पर देख सकते हो कि सेवा क्षेत्र ने तुलनात्मक तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, अर्थात विनिर्माण सेक्टर से भी बेहतर किया है, और साथ ही साथ कुछ वर्षों की तुलना करने पर भी बेहतर परफॉर्म दिखाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि अगर आप एजिंग कंट्री को देखोगे, यूरोप में क्या है, ज्यादातर उन्हें सर्विसेज की जरूरत है, ज्यादातर उन्हें सेवा प्रणाली की जरूरत है। अब नए नए लग्जरी गुड्स की उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र ढल चुकी है उस लग्जरी गुड्स से निकलकर। ये भी एक इंपैक्ट पड़ रहा है जिसकी वजह से, और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर लोगों के पास पैसे की कमी है और डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से, डिमांड ना होने की वजह से जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है वो स्लो डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो पहले से प्रोडक्ट बना रखे हैं उनको ही पहले वो सेल आउट कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। तो नए प्रोडक्ट को क्यों बनाएंगे? इसीलिए वैश्विक विनिर्माण में धीमी वृद्धि देखने को मिली है।
क्लियर हो गई बात। अब आगे देखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, अगर हम बात करें वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में, कि सेवा क्षेत्र में मुद्रास्फीति के उच्च बने रहने के कारण अवस्फीति धीमी हो गई है, और जबकि मुख्य कोर वस्तुओं की मुद्रास्फीति कम होकर नगण्य स्तर तक पहुंच गई। अब यहां पर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि डी इन्फ्लेशन ये वर्ड यूज कर रहा है दोस्तों, डी इन्फ्लेशन, अर्थात यहां पर आपको बताना है कि कहने का मतलब हो गया कि सेवा क्षेत्र में जो मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है, नहीं कि महंगाई जो बनी हुई है, सेवा क्षेत्र जनरली महंगा हो रहा है, इस वजह से जो डिसइन्फ्लेशन था, यानी कि जो धीरे धीरे जो मांग कम होती जाती है वो थोड़ी स्लो हो रही है। यानी कि लोगों की मांग कम तो हो रही है, लेकिन एक होता अचानक से हो जाना, वो मांग कम अचानक से नहीं हो रही, धीरे धीरे लोगों की मांग कम हो रही है। और इस वजह से जो मुख्य कोर वाले होते हैं मुद्रास्फीति, यहाँ पर तो बिल्कुल नगण्य स्तर पर चली गई है। यहाँ पे तो मुद्रास्फीति नगण्य स्तर पर चली गई, यानी कि महंगाई है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। सारी जितनी डिमांड हो रही है उतनी फुलफिल हो जा रही है। तो ये वाली चीजें यहाँ पे नोट डाउन करने की है। बाकी इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ने लायक तो कुछ था नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है कि सामान्यतः यूपीएससी नहीं बनाती है। क्योंकि ये बहुत जरूरी कि आप जो भी पेपर देने जा रहे हो, अगर आप समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दे रहे हो या फिर यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, प्रीलिम्स की या मेंस भी देते हो अगर यूपी पीसीएस का, तो आपको पता होना चाहिए कि पीवाईक्यूज में किस तरीके के प्रश्नों को भी जो है कि पूछने की संभावना ज्यादातर दिखाई जा रही है। तो उसी पैटर्न पे ही आप इन चीजों को फॉलो करिए, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या हो सकता है। भाई ये हम देख रहे हैं ना कि विश्व के स्तर पे क्या स्थिति चल रही है। ग्लोबल आपकी जो जीडीपी है वो 3.3 के आसपास, आईएमएफ कह रहा 3.2 रहेगी। सेवा क्षेत्र तो ग्रो कर रहा है, परंतु इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी तो इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो सीधे सीधे देखते हैं कि राष्ट्रीय आय पर पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 25 का मतलब हो गया दोस्तों 2025-26 की बात की जा रही है। यहां पर रियल जीडीपी की समृद्धि दर 6.4 रहने का अनुमान है, जो कि इसके दशकीय औसत के लगभग बराबर है। अब यहां पर एक पॉइंट और समझना, इकोनॉमी सर्वे में वर्ड यूज किया गया रियल जीडीपी, हालांकि कॉमन वर्ड है, ये तो आते रहते हैं। तो आपको रियल जीडीपी के टॉपिक को जरा अच्छे से तैयार कर लेना। रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। मैं आपको एक बेसिक हिंट देता हूं कि रियल जीडीपी का मतलब होता है, जैसे जीडीपी का मतलब क्या होता है कि आपके यहाँ जो टोटल नेशनल इनकम हो रही है, जो भी अमाउंट हो रहा है, वो जीडीपी के तौर पर होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। लेकिन रियल जीडीपी को यह माना जाता है कि अगर जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में जब जीडीपी ग्रो कर रही होती है तो इसको बेहतर माना जाता है, यानी अच्छा माना जाता है। जिसका बेस ईयर सामान्यतः 2011-12 होता है, वहां से इसको कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन कई बार हमारी भारत सरकार क्या करती है, नॉमिनल जीडीपी को शो करती है। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, प्रोडक्शन हो सकता है ना भी प्रोडक्ट हो रहा हो, मतलब कोई प्रोडक्शन बन ही ना रहा हो, जब सप्लाई नहीं हो रही होगी तो भी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, और इन्फ्लेशन बढ़ी हुई जो होती है, जो बढ़ी हुई कीमत होती है, उसी को ऐड करके जीडीपी के रूप में काउंट कर दिया जाता है, नॉमिनल जीडीपी के रूप में। तो नॉमिनल जीडीपी जो रिलेट टू अगर आप करोगे रियल जीडीपी से तो उतनी बेहतर नहीं होती, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो रोजगार भी क्रिएट नहीं होगा, और जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे रोजगार ना होने की वजह से, तो भाई चीजों की डिमांड कोई भी अगर कर रहा है, जो अदर सेक्टर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी, पहली चीज हो गई। इसीलिए रियल जीडीपी बेस्ट मानी जाती है, और ये कहा जा रहा है कि जो रियल जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो लगभग 6.4% रहने का अनुमान है। ध्यान देना कि आप कहोगे सर वैश्विक जीडीपी से तो हम बहुत आगे हैं, तो हम क्या बहुत अच्छे स्थिति में हैं? ऐसा नहीं होता है। वैश्विक जीडीपी जो एवरेज होती है ना, वो हर देशों को जोड़ के होती है। खाली यूरोप, अमेरिका और भारत, चाइना जैसे देशों की काउंट करोगे तो बहुत चली जाएगी, लेकिन आप पूरे लैटिन अमेरिका काउंट करो, दक्षिण एशियाई देशों को काउंट करो, फिर साथ में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को काउंट करो, यहां पे जो देश है इनकी जीडीपी 2, 3, 4, 5 ऐसे रहती है, उससे ज्यादा जाती नहीं है। तो जब औसत निकालते हैं हम विश्व के स्तर पे, तो औसतन आ जाती है 3 पॉइंट के आसपास आ जाती है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ, भारत की जीडीपी घट रही है, ये चिंता का विषय है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले 5 सालों में कभी 8% पे थी, 8.5% पे थी, 7% पे थी, 6.5% पे आ रही है। इसका मतलब है कि भारत की रियल जीडीपी कम हो रही है। इट मींस रोजगार नहीं मिल रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। आपको ये सोचने वाली बात है। चलो आगे देख लेते हैं। देखो, मैं हर एक पहलू से आपको कनेक्ट करूंगा ताकि आप चीजों को और अच्छे समझ पाओ। अच्छा, यहां पे कह रहे हैं कि आपूर्ति पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वास्तविक सकल मूल्य वर्धन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें तो इसके भी लगभग 6.4% रहने के अनुमान है। जैसे रियल जीडीपी तो रहती है 2011-12 के बेस ईयर पे 6.4 रहने का उम्मीद है 2025-26 वित्त वर्ष में, और साथ ही साथ जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है 6.4% की दर से ये भी रहने की उम्मीद है। अब यहाँ पे हम क्षेत्रवार प्रदर्शन की बात करेंगे कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्री सेक्टर में क्या हो रही है, सर्विस सेक्टर में क्या हो रही है। ध्यान देना
कि ये कहा गया है कि 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 3.8% की समृद्धि अनुमानित होगी और इंडस्ट्री सेक्टर में 6.2% की वृद्धि अनुमानित होगी और सर्विस सेक्टर में 7.2% की वृद्धि अनुमानित होगी। ध्यान देना कि ये जीडीपी में कोई कंप्लीट योगदान नहीं है, बल्कि ये केवल प्रति वर्ष की जो वृद्धि होती है गत वर्ष की अपेक्षा, यानी 2024 के वित्तीय वर्ष की अपेक्षा 2025 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो 3.8% ग्रो करेगा, इंडस्ट्री सेक्टर 6.2% ग्रो करेगी और सर्विस सेक्टर 7.2% ग्रो करेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि यार इस वर्ष पूरे जीडीपी में योगदान कितना है इनका, तो लगभग 54% के आसपास सर्विस सेक्टर का योगदान हो चुका है, एग्रीकल्चर 16-17% पे आ चुका है। हम आगे पढ़ते जाएंगे, चैप्टर को समझते जाएंगे। देखो इसे मैं कोशिश करूंगा 3 लेक्चर में खत्म कर दूं, एक लेक्चर लगभग 45 मिनट के आसपास रखूंगा ताकि मैक्सिमम चीजें कवर कर लूं। लेकिन रटाना मेरी तरीका नहीं है, अगर मैं रटवाते रहूंगा तो वो तो आप पीडीएफ से वैसे भी रट लोगे। लेकिन जो मेन पॉइंट है जहां से किस भाषा का प्रयोग करके यूपीएससी प्रश्न पूछेगी तो आपको वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो भैया जो अनुमानित वृद्धि दर्ज की जा रही है 2025-26 में उम्मीद रहेगी वित्त वर्ष के, तो एग्रीकल्चर में 3.8%, इंडस्ट्री में 6.2%, सर्विस सेक्टर में 7.2% ग्रो करने की उम्मीद है। ये चीज समझ में आ गई। फिर इसी तरीके से हम बाह्य सेक्टर को अगर हम देखते हैं कि बाह्य क्षेत्र में क्या स्थिति है भारत की, तो भैया बाह्य क्षेत्र में हम क्या करते हैं, या तो किसी देश से हम कोई सामान आयात करेंगे या फिर किसी देश में हम सामान को निर्यात करेंगे, और ये दोनों ही चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है, भुगतान संतुलन के अंतर्गत। तो सीधी सी बात है, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की 7वीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी है और हमारा जो सर्विस सेक्टर है दोस्तों प्रति वर्ष जीडीपी में लगभग एवरेज 54% का योगदान कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, क्या हम भारत में सेवा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या? नहीं, हम सेवाओं को विदेशों में भी भेजते हैं। अब आप कहोगे सर सेवा का मतलब क्या होता है? अगर ये चीज नहीं जानते हो इकोनॉमी में तो इसका मतलब इकोनॉमी पढ़ना व्यर्थ हो गया आपका। इन शॉर्ट में बताए तो जैसे बैंकिंग सेवा आप लेते हो, बैंक में सारी सुविधाएं लेते हो, डॉक्टर से सेवा लेते हो, हम बाहर अपने आईटीएन भेजते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेजते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लोगों को भेजते हैं, तो टीचिंग हो गया, ये सब सर्विस के पार्ट होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ज्यादातर इसी की डिमांड हो रही है। तो हम विदेशों में भी जो निर्यात करते, तो पूरे विश्व में जितना भी सर्विस के मामले में पूरी दुनिया ने जो भी निर्यात किया होगा, जैसे अमेरिका से हमने कोई सर्विस ली, जर्मनी से कोई ली, जापान से ली, तो भारत से भी तो लोग सर्विस लेते होंगे अलग अलग सेक्टर में। तो उस मामले में भारत निर्यात करने के मामले में 7वीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है और ये अच्छी बात है। लेकिन हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि इसको टॉप 5 के अंदर पहुंचाया जाए, यानी हम दुनिया को और अधिक से अधिक चीजों को निर्यात करें, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्री सेक्टर हो। जितना अधिक निर्यात करेंगे उतना अधिक हम प्रोडक्शन करने पर फोकस करेंगे, उतना अधिक हम प्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं उतना ही अधिक रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने से ग्रामीण से लेकर शहरी जीवन में क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, समृद्धि आएगी, डेवलपमेंट होगा। बात समझ पाए? इकोनॉमी को हमेशा एक पॉइंट तक नहीं पढ़ना होता, हर एक पॉइंट को जोड़ के पढ़ना होता है। चलो दूसरा देख लेते हैं। जब निर्यात की बात हमने करी ली तो क्यों ना हम रोजगार संबंधी कुछ रुझान भी पढ़ लेते। अच्छा, एक यहाँ पे ये पॉइंट छूट गया है कि अप्रैल से दिसंबर 2024 तक के दौरान में गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न आभूषण निर्यात जो है कि 9.1% वृद्धि हुई थी, लेकिन ये कुछ खास नहीं था। चलिए आगे देखते हैं हम रोजगार से संबंधित अगर हम बात करेंगे। देखो वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सैंपल होता है, सैंपलिंग का जो सर्वेक्षण कर दो, पीरियोडिक मतलब आवधिक होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस रिपोर्ट ने कहा 2023-24 के दौरान कि 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 में जहां 6% थी, वहां अब लगातार कम होकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया 100 में से लगभग जो है कि 96.8% लोगों को रोजगार मिल चुका है और केवल 3.2% लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार अभी नहीं मिला है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। आप हमेशा गवर्नमेंट सर्विस कोई बस ये मानते हो कि सरकार ने सर्विस निकाली है तभी हम मानेंगे रोजगार, नहीं तो नहीं मानेंगे, ये गलत बात है। रोजगार का मतलब क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो रोजगार का मतलब होता है, या बेरोजगारी की बात कर ले, कि उपलब्ध जो आपकी मजदूरी दर होती है उस पर आप वांछित चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि मुझे कोई काम मिल जाए फिर भी काम नहीं मिल रहा हो, तो उसे बेरोजगारी दर कहते हैं। मिस्त्री को देखो कि जो आपके घर में राजमिस्त्री काम करने आते हैं उनकी मजदूरी सामान्यतः 400 रुपए, लेकिन वो आप उन्हें 600, 700, 500, 1000 रुपए तक देते हो और उनको काम मिलता है, तो क्या वो बेरोजगार कहलाएंगे? नहीं। आप हमेशा क्या करते हो ना, गवर्नमेंट सर्विस से कनेक्ट करके देखते हो कि गवर्नमेंट सर्विस तो निकल नहीं रही है तो फिर रोजगार कहाँ मिल रहा है। तो हमेशा हर सेक्टर को देखना होता है। सरकार तो सभी लोगों को देख के चल रही ना, सारी सरकारी नौकरी थोड़े करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? फिलहाल आप लोग आईएएस बनने पर ध्यान दीजिए,
चलिए आगे बात करते हैं। बेरोजगारी जो दर थी, इन्होंने बताया कि जहां 2017-18 में 6% थी, अब जो है कि लेटेस्ट आंकड़ा है कि 3.2% है। और ये आप यूपीपीसीएस मेंस के आंकड़ों में भी शामिल कर सकते हो आंसर राइटिंग में कि हाँ वर्तमान में 3.2%, यानी कि बेरोजगारी दर में क्या है, कमी आई है। यूपीएससी हमेशा क्या करती दोस्तों कि ये डाटा नहीं पूछेगी, ये पूछ लेगा डायरेक्ट एक प्रश्न बना के कि 2017-18 से लेकर 2023-24 में बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई है या बेरोजगारी की दर में कमी आई है। तो आपको बताना है सर कमी आई है, ऐसे प्रश्न पूछता है। आंकड़े तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन इसका एनालिसिस अप्रोच क्या कह रहा है कि भैया बेरोजगारी की दर में कमी आई है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि औपचारिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र में एक बेसिक डिफरेंस होता है। आप कहोगे सर गवर्नमेंट सर्विस को हम औपचारिक क्षेत्र कह सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट क्षेत्र तो रहता ही रहता है, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं। औपचारिक क्षेत्र का मतलब होता है मेरे दोस्त, जहां पर आपको रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा यानी कि जो जीवन बीमा निगम होते हैं इनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। भविष्य की सुरक्षाओं से अगर आप युक्त हैं, ऐसी जॉब कर रहे हैं तो आप औपचारिक सेक्टर में कहलाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है कि आपका प्रोविडेंट फंड काटती है, पीएफ वगैरह काटती है, कुछ एडवांस टैक्सेस वगैरह काटती है। लास्ट में जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन वगैरह भी मिल जाती है, कुछ आपको सिक्योरिटीज मिल जाती है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये औपचारिक क्षेत्र कहलाता है। और अनौपचारिक क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में दिहाड़ी मजदूर। आज तो उसे काम मिल गया 400 रुपए का, आज उसने कर लिया, कल उसे कोई काम नहीं मिला, परसों उसे 2000 का काम मिल गया, उसने वो कर लिया। क्या वो 60 साल के बाद उसे कोई जो है कि पेंशन वगैरह मिलेगी क्या? नहीं। और ऐसे ही असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्रों को पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा जो है कि अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है कि आप इसमें कुछ अपना योगदान देते रहो अभी तक 40-60 साल तक, और फिर हम आपको रिटायरमेंट मतलब 60 साल के बाद पेंशन दिया करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये एक सरकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। टॉपिक पे दोबारा आते हैं कि औपचारिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। कैसे पता चला? क्योंकि ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड के निवल सब्सक्रिप्शन वित्त वर्ष जो 2019 में 61 लाख थे, अब वो 2024 में 131 लाख हो गए। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि सर सरकारी नौकरी में वृद्धि हो गई क्या। नहीं मेरे भाई, ऐसे लोग भी तैयार हो गए जो प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोविडेंट फंड यानी कि कुछ पैसा सैलरी से काट के जमा कर दिया जाता है ताकि भविष्य निधि, इसे क्यों कहा था भविष्य निधि, की जब आप भविष्य में रिटायर हो गए तो आपको यहां से पेंशन वगैरह मिलती रहेगी, पैसे वगैरह मिलते रहेंगे, सारी चीजें क्लियर होगी। तो ये भी एक वृद्धि देखने को मिली है। तो ऐसे ये प्रश्न बनेंगे आपसे। अब यहां पे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। तो आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी को जो है 6.3 से लेकर 6.8 के बीच रहने की बात की गई है, रियल जीडीपी। और अभी मैंने बताया कि रियल जीडीपी कितनी रही है, तो ये देख लो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 6.4 रही है, लेकिन अभी से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में ये 6.3 से 6.8 के बीच रहेगी। वर्तमान में तो है 6.4%, यानी घटने के चांस तो केवल 0.1% है, लेकिन बढ़ने के चांस 0.4% बढ़ने के चांस भी हैं। ये 6.8 तक भी जा सकती है। तो ये सर्वे का आपका जो पहला पॉइंट था या पहला चैप्टर था कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में पुनः गति आ रही है। तो विश्व के स्तर पे क्या है, सर्विस सेक्टर में क्या गिरावट आ रही है, फिर भारत की अर्थव्यवस्था हमने देखी कहाँ कहाँ पे ग्रो हो रहा है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, और रियल जीडीपी, निर्यातक वगैरह, ये सारी चीजें हमने देख ली। ये आपका एक अध्याय कंप्लीट हुआ। अब दूसरे चैप्टर में हम लोग चलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित कुछ बातें करेंगे कि जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी और वित्तीय विकास, अन्योन्याश्रित ये संबंध वगैरह, इन सब पे हम बात करेंगे। तो दूसरा चैप्टर आपका दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि चालू वित्त वर्ष में बैंक ऋण स्थिर दर से बढ़ रहा है। ध्यान देना, क्या कह रहा है कि चालू वित्त वर्ष का मतलब होता है कि जो 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जो बैंक की ऋण दर है ना, वो स्थिर दर से बढ़ रही है, यानी कि बढ़ तो रही है, ग्रो तो कर रही है, लेकिन स्थिर दर से। जो पिछली साल परिवर्तन हुआ, जितने पॉइंट का परिवर्तन हुआ, उतना ही इस बार भी परिवर्तन किया गया। हालांकि जो एससीबी है, यानी कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं, इनकी लाभप्रदता में निरंतर सुधार हो रहा है, यानी कि ये लगातार प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। जैसा कि जो एनपीए होता है ना, ग्रॉस नेशनल मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसे हम कहते हैं, इसमें गिरावट आ रही है। ये कैसे हो रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ समझने के लिए कि एनपीए क्या होता है। हालांकि बताने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग जान रहे होंगे, फिर भी इन शॉर्ट बताता हूँ कि बैंक से मान लीजिए कि आपने 100 रुपए 1000 रुपए ले लिए और आपने उसे बैंक को रिटर्न नहीं किया, मिनिमम 90 डेज तक अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो ये बैंक का एनपीए बन गया। और इस तरीके से 10 लोगों ने अगर ले लिया तो करीब बैंकों का 10,000 रुपए एनपीए बन गया, जो कि वापस नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार कह रही है अपने इकोनॉमी सर्वे में
कि अब इनकी एनपीए में गिरावट आ रही है, इट मींस कि लोग पैसा रिटर्न करने लगे हैं, उनके पास पैसा आने लगा है। इसका मतलब है कि अब बैंक का मान लो एनपीए 7,000 रह गया, फिर पता चला अगले साल 6,000 रह गया, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने लगा बैंकों का, और इसीलिए ये कह रहा है कि लाभप्रदता में अब निरंतर सुधार हो रहा है, क्योंकि एनपीए में क्या हो रहा है दोस्तों, गिरावट आने लगी है, एनपीए की कमी आ रही है, और पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति के अनुपात में भी वृद्धि हो रही है एनपीए के सापेक्ष। ये एक टॉपिक होता है आर करके, अगर आप लोगों को इकोनॉमी के बारे में कोई आइडिया नहीं है ना, तो आप इकोनॉमी के मेरे शॉर्ट नोट्स ले लीजिएगा, तपस्या प्लेलिस्ट के नाम से मेरी मतलब ये नोट्स की श्रेणी है, आप वहां जाकर ले लोगे तो वहां पे बेसिक चीजें मैंने सब इसमें बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है। किस नाम से दोस्तों, तपस्या के नेम से, नंबर मैं आपको वीडियो के नीचे लगा दूंगा, वहां से आप जो है कि ले लीजिएगा व्हाट्सएप टीम पे कांटेक्ट करके। बस इतना ध्यान रखना दोस्तों कि पेमेंट करनी पड़ेगी कुछ मिनिमल, क्योंकि हमारे जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो आपके पेड होते हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में वृद्धि हो रही है, यानी कि अब बैंक ये कह सकते हैं कि जो एनपीए हमारा कम होता जा रहा है, उसके एवज में हमारे पास पैसे की मात्रा बढ़ती जा रही है। आगे देख लेते हैं। अब यहां पे एक ट्रेंड एनालिसिस करके प्रश्न पूछने की जो संभावना रहती है यूपीएससी की, कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात वित्त वर्ष 2018 से लेकर अपने उच्चतम स्तर से लगातार घटते हुए सितंबर 2024 में 2.6% रह गया है। इसका मतलब क्या है कि जो एनपीए लगातार बैंकों के पास बड़ी समस्या बन चुका था कि हमारा पैसा कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, सर हम क्या करें सरकार, तो सरकार ने कई सारे ऐसे प्रावधान लेके आए, जिसमें भगोड़ा अधिनियम था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड था, आईबीसी हो गया, सरफेसी एक्ट हो गया, तमाम अलग अलग चीजों को लेकर आए, और सरकारी प्रयासों के माध्यम से अब लोगों ने पैसा भी जमा करना शुरू कर दिया बैंकों का वापस, और बैंकों का एनपीए लगातार घट रहा है। अब एनपीए बढ़ नहीं रहा है, अब लगातार घट रहा है। और ये ट्रेंड क्या कहता है कि 2018 से 2024 तक लगातार यूपीएससी क्या पूछेगी प्रश्न कि वाणिज्यिक बैंकों का पिछले 5 वर्षों में एनपीए घटता जा रहा है क्या? आपके दिमाग में आएगा सर इतने लोग तो भाग रहे हैं, विजय माल्या भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, कहां से जो है कि एनपीए घट रहा होगा, एनपीए तो बढ़ रहा होगा सर इनका। तो यही स्टेटमेंट आपसे यूपीएससी कंफ्यूज करेगी। आपको सीधे बताना है कि हां सर पिछले 5 सालों में लगातार बैंकों के एनपीए में कमी आ रही है, क्योंकि बैंकों को सरकारी मदद के माध्यम से एनपीए रिटर्न किया जा रहा है। समझ में आ गया? तो ये प्रश्न हो गया। फिर इसी में आपको यह भी बता देना है कि सितंबर 2024 के अंत तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात 16.7% हो गया है। यानी जो पहले उनका रिस्क सबसे अधिक हुआ करता था, जिससे रेशियो उनका कम हो जाता था, अब उनका रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। और कितना हो गया करार वर्तमान में? 6.7%। और आगे देखते हैं इस चैप्टर में। इसमें और हम एक इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे कि जो ग्रामीण वित्तीय संस्थान है, अगर आप देखोगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ध्यान देना कि आरआरबीज की बात कर रहा है, आरबीआई की नहीं, आरआरबीज। इसका मतलब क्या हो गया? आरआरबीज का मतलब कि रीजनल रूरल बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, जिनको 1976 में एक अधिनियम के तहत गठित किया गया था। कमेटी आई थिंक नरीमन समिति थी, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूं, एक बार आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है? कमेटी याद नहीं आ रही है। उसके तहत 2006 में कहा गया कि जब तक 14,494 यानी कि 14,500 जो संख्या थी, अब उन बैंकों की संख्या बढ़ के 2023 में कितनी हो गई? 21,856, यानी लगातार वृद्धि देखने को हमें मिल गई। वित्तीय समावेशन की बात करेंगे तो आरबीआई एक वित्तीय समावेशन का एक सूचकांक जारी करता है। क्या करता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक इंडेक्स जारी करता है, जिसमें कहा कि मार्च 2021 तक 53.9% था, जो अब 2024 में 64.2% हो गया, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ रहा है। भाई बढ़ेगा क्यों नहीं? क्योंकि जनधन योजना लगातार अपना अच्छा काम करती जा रही है। जनधन योजना 2014 से शुरू हुई थी। ये योजना कब से शुरू हुई थी? 2014 से शुरू हुई थी, और इसमें जीरो बैलेंस पर भी लोगों को खाता खोलने की छूट दी गई है, और लगातार जो है कि इसकी उपलब्धि बढ़ती जा रही है। हालांकि अब तो इसमें ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट होती है वो 10,000 रुपए कर दी गई है, याद रखना आप लोग, ठीक है? ये चीज हो गया। तो यहां पे क्या चीज समझ में आई कि एक तो ग्रामीण बैंकों की शाखा में वृद्धि हो रही है। अब आपको बेसिक टॉपिक क्या पढ़ना चाहिए अपने इकोनॉमी के नोट से, कि आरआरबी बैंक के बारे में पढ़ लो कि भैया 1976 में ये किस अधिनियम के तहत गठित हुई, क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं, कौन कौन इसमें जो है कि स्पॉन्सर बैंक हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या योगदान करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ये पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही इकोनॉमी सर्वे से प्रश्न उठा लेती है। आरआरबी यहाँ चैप्टर में दिया गया है, उसने उठा के प्रश्न पूछ लेना है। आरबी का वित्तीय समावेशन सूचकांक है तो ये पूछ सकती है।
आगे बात करते हैं कि दिसंबर 2024 के अंत तक जो बीएसई है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता, शेयर बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात 136% था, जो कि चाइना में 65, ब्राजील में 37, अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से कहीं अधिक था। तो मानते हैं कि भाई शेयर बाजार में जो जीडीपी का जो कैपिटलाइजेशन है वो बहुत अधिक हो रहा है। आप लोग लगातार जो है कि बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट देखते हो कि जहां स्टॉक मार्केट की बात की जाती है, ग्रो एप्लीकेशन की बात होगी, बिनोमो की होगी, बहुत सारे ट्रेड एप्लीकेशन आते हैं। अच्छा, इसके पीछे एक और रीजन है कि पता नहीं कहां से ऐसा भूत सवार हुआ है, बहुत सारे लोग पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारे पैसे का नुकसान भी कर रहे हैं। आप लगातार हर चौथे पांचवें दिन न्यूज सुनते होगे कि आज शेयर मार्केट डूब गया, आज निफ्टी इतने गिर गई, आज सेंसेक्स इतना गिर गया। क्योंकि अब जितने भी नए नए युवा हैं, अब वो अपने पैसे को बैंक में न सेव करके शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। भाई मैं मान लो कि एक सैलरी होल्डर हूं, मेरे पास अगर 20,000 रुपए बचता है पर मंथ का, फॉर एग्जाम्पल, बचता तो कुछ भी नहीं है, फिर अगर बचता है तो मैं उस 20,000 को अगर बैंक में इन्वेस्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे 1,000, 500, 2,000 रुपए कुछ तो वृद्धि मिलेगी। और मैं सोचूं कि यार 1,000 से मेरा पेट नहीं भर रहा, मुझे लग रहा है 20 का 50 करना है मुझे। शेयर मार्केट मैंने पैसा लगा दिया, एक बार तो हो गया 50,000, मेरे को आदत लग गई, पता चला अगले 3-4 महीने में लगातार घाटे में जा रहा हूं, माइनस में चला गया, जो है कि सारा पैसा डूब गया। तो ये एक जो नई टेंडेंसी आ रही है ना कोविड के बाद से, आप देखोगे जितने लोग वर्क फ्रॉम होम करने के चक्कर में ट्रेड मार्केट की तरफ आ गए हैं, तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, बीएसई का जो शेयर बाजार का जो पूंजीकरण जीडीपी अनुपात है जो आप 136% देख रहे हो। सोचो चाइना और ब्राजील, चाइना तो हमसे बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्री है, बहुत ज्यादा जो है कि जीडीपी रखती है, फिर भी वहां पे शेयर मार्केट में पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वहां का यूथ स्किल्ड होकर अपने पैसे को सेव करता है और जिससे इकोनॉमी में ग्रो हो सकता है, इकोनॉमी संचालित होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं शेयर मार्केट खराब है, लेकिन शेयर मार्केट वही काम हो रहा है आज के यूथ के सामने कि उधार लेके घी पीना। पहले अपनी सेविंग्स करो, पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, अपनी कुछ इनकम करो, तब जो है कि पैसे लगाओ। आप क्या करो, दोस्तों से उधार लेके और पैसे लगा दे रहे हो शेयर मार्केट में, यार जब डबल हो जाएगा तो आधा तेरे को दे दूंगा। ये वाला काम मत करो, उधार लेकर घी पीने का, ठीक है, इस चीज को मत करिए। चलिए, खैर सरकार कह रही है कि भाई अनुपात बढ़ रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा कि अनुपात बढ़ रहा है, बिल्कुल। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम चलते हैं, इसी में एक दो पॉइंट और है कि और क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर 11.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कह सकते हो कि जितने भी प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, किसी भी प्रकार के, तो ओवरऑल इंश्योरेंस में तो वृद्धि हुई है। परंतु लाइफ इंश्योरेंस में स्पेशली क्या देखने को मिलती है, कमी हो रही है कि वित्त वर्ष 2023 के 3% से मामूली रूप से घटकर वित्त वर्ष 24 में 2.8% रह गई, यानी कि ये कमी हुई है। आप कहोगे सर अभी आप कह रहे हो कि कुल बीमा में वृद्धि हुई है, तो भाई मैं कह तो रहा हूं कि लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, मेडिकल इंश्योरेंस अलग होता है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग होता है, और ड्राइविंग इंश्योरेंस, पता नहीं तमाम तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। तो टोटल इंश्योरेंस में तो वृद्धि देखने को मिल रही है हमें, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस क्यों कम हो रहा है? क्योंकि लोगों में अब उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी लोग ये सोच रहे हैं कि कल का हमें नहीं पता हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे, हमें आगे की पीढ़ी के लिए भी नहीं सोचना है। हमारे पास जितना पैसा उसको उड़ा दो, खाओ पियो मौज करो, घूमो फिरो। कोई जीवन बीमा नहीं ले रहा है कि अगर आप मर गए तो आपके परिवार वालों को कुछ पैसा मिल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना, अपने पैसे को उड़ाना है, ऐश करनी है, मौज करनी है, आज के युग में जीना है। तो उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से क्या हो रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस लोग नहीं ले रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं मरने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि सरकार ने पैसा दिया हमारे परिवार को कि नहीं दिया। हाँ, जिंदा रहने पे हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो उपभोक्तावादी संस्कृति भी बढ़ने की वजह से ये कमी देखने को मिल रही है। चलिए, एक और बात यहां पे रह गई है, जो पेंशन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो समीक्षा कहती है, इकोनॉमिक सर्वे की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो एनपीएस है और अटल पेंशन योजना की शुरुआत के बाद भारत में पेंशन क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है भैया। ऐसा माना जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको तो पेंशन मिल ही रही है एनपीएस के माध्यम से, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गिने चुने 2-4 करोड़ है, 5 करोड़ है पूरे भारत में। लेकिन बाकी लोग जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं अटल पेंशन योजना के तहत बेनिफिट ले रहे हैं। अब बात क्या आती है पढ़ने की कि भैया इस योजना का आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र आ गया, तो आपको इस योजना के बारे में बहुत अच्छे से तैयार कर लेना होगा। यूपीएससी यहीं से प्रश्न उठा लेगी। हालांकि मैंने 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए आपके लिए कि पहली चीज 9 मई 2015 को ये योजना शुरू हुई। कब हुई मेरे दोस्त? 9 मई 2015 को शुरू हुई और 1 जून 2015 से ये लागू हो गई, यानी 2015 की योजना है। इसमें क्या होता है कि 18 से 40 वर्ष के जो नागरिक हैं, जो असंगठित क्षेत्र के होते हैं, वो लोग जो है कि इसमें अपना अंशदान दे सकते हैं, जो मिनिमम 1,000 रुपए 2,000 रुपए जो भी होगा वो दे सकते हैं। और जब वो 60 साल के रिटायर हो जाएंगे ना, तब उनको हर महीने पेंशन मिलेगी 1,000 से लेके 5,000 रुपए के बीच में। और 1,000 किसे मिलेगी, 5,000 किसे मिलेगी, ये उनके योगदान पर निर्भर करता है कि आपने 18 से 40 साल की उम्र में कितना योगदान किया प्रति महीने के हिसाब से। तो ये कुछ बेसिक चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट कि असंगठित क्षेत्र के लिए ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है।
चलो अब चलते हम लोग एक थर्ड चैप्टर पे चलेंगे। अच्छा थर्ड चैप्टर अभी नहीं आया, हाँ इसके बाद आएगा, ठीक है। अब इसी में आप एक और देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी जो एनपीए वगैरह के बारे में मैंने बताया था, आईबीसी को मैं कह रहा था कि इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड यानी कि दिवाला और शोधन क्षमता जो अक्षमता संहिता है, ये कहती है कि सितंबर 2024 तक 1068 योजनाओं के समाधान में 3.6 लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई है। आईबीसी को क्यों लाया गया था? आईबीसी को लाया गया था मेरे दोस्त कि जो बैंकों का एनपीए हो रहा है, जो लोग पैसे लेके भाग जा रहे हैं, तो बैंकों के कर्मचारी के पास इतनी औकात थोड़े है, वो बेचारा मोटरसाइकिल से चलता है और जाएगा लैम्बोर्गिनी के मालिक से अपने पैसे को निकलवाने, विजय माल्या के पास जाएगा वो पैसे निकलवाने। तो इसके लिए क्या होता है कि कई सारे कानून नियम बनाए थे, जिसमें बैंक के एम्प्लॉय जो है कि क्या करते हैं, मैनेजर वगैरह एक रिक्वेस्ट डालते हैं कि सर हमारा एनपीए पैसा रिटर्न नहीं हो रहा है, तो हम कैसे कराएंगे रिटर्न। तो इसके लिए हमने कई सारे कोड बनाए, कई सारे नियम बनाए सरकार ने। सरफेसी एक्ट बना 2002 में, फिर 4R बना, SD4 बना, मिशन इंद्रधनुष बना, फिर इसी में दिवाला शोधन अक्षमता संहिता जो 2016 में बना। तो यहाँ पर आप इकोनॉमी के नोट्स में आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास होगा, तो इसने सितंबर 2024 तक टोटल इतने मामलों का रफा दफा किया और जिसमें वसूली हुई है 3.6 लाख करोड़ रुपए। और इन वसूलियों की वजह से ही मैंने अभी इससे पहले क्या बताया आपको कि एनपीए में लगातार गिरावट आ रही है, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है, ठीक है। पिछले 5 सालों में लगातार गिरावट आ रही है, यही तो ट्रेंड है। अच्छा अब यहाँ पे आईबीसी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये कुछ उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेरे तपस्या नोट्स को परचेस किया है, तो मैंने उनके लिए पेज नंबर भी लिख दिया है कि इकोनॉमी शॉर्ट नोट्स में पेज नंबर 24-25 पे आईबीसी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लो, जो मई 2016 में आया था। तो आप भी इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं से गूगल से करके चाहे अपनी किताब से, नोट से, कहीं से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिएगा। बहुत देर से मैं नोट्स के लिए ही कह रहा हूं, तो आप लोगों को लग रहा हो पता नहीं सर क्या कह रहे हो। ये देखो हमारे यूपीएससी के, यूपीपीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, जिसमें प्रीलिम्स के लिए मैं ये तपस्या नोट्स की बात कर रहा हूँ, प्री प्लस मेंस यूपीएससी के लिए। बाकी अदर स्टेट के लिए आप परिणाम नोट्स, मेंस यूपी का देना हो चाहे यूपीएससी का देना हो, तो ये सब देख सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करके मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि नीति और व्यापक आर्थिक परिणामों को आकार देने में कुछ वित्तीय बाजारों का प्रभुत्व बड़ी चुनौती हो गई, जिसे वित्तीयकरण परिघटना के रूप में जाना जाता है, फाइनेंशियलाइजेशन जिसे हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे वित्तीयकरण का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि सर आपने शुरू में गैर विनियमनकरण करके एक टॉपिक आया था, वो बता दिया। अब आप ये कह रहे हो कि सर व्यापक आर्थिक परिणामों को आकार देने में कुछ वित्तीय बाजारों का प्रभुत्व बड़ी चुनौती, जिसे वित्तीयकरण कहा जाता है। कहने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं जो भारत में या विश्व के स्तर पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, उसमें फाइनेंशियली जो फाइनेंशियलाइजेशन जो संस्थाएं होती, वित्तीयकरण होता है, उनका रोल बढ़ता जा रहा है। ये यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि अर्थव्यवस्था में बैंक, बीमा कंपनियां, निवेश बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान जो तेजी से जो बढ़ रहे हैं और उनका प्रभाव अगर बढ़ रहा है अपेक्षाकृत कृषि और उद्योग, इनकी जगह भारतीय अर्थव्यवस्था भी अगर आप देखो ना, तो लगभग 54% क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर के द्वारा ही तो हो रहा है। तो उसमें वित्तीयकरण जो फाइनेंशियल जो संस्थाएं हैं, उनका अगर रोल बढ़ता जा रहा है, प्रभाव बढ़ता जा रहा है कृषि और उद्योग की अपेक्षा, तो इसका मतलब है कि इसको वित्तीयकरण कहा जाता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था इससे जो है कि संचालित हो रही है। तो आज हमारी क्लास इतनी रहेगी, केवल 42 मिनट्स की हो चुकी है। हालांकि शुरू में आपको 3 से 4 मिनट का मैंने इंट्रो दिया, जो जरूरी था कि किस एग्जाम्स के लिए ये हम पढ़ सकते हैं, कौन कौन विद्यार्थी इसको यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें बतानी जरूरी थी, ताकि कल की क्लास में हमें बताना ना पड़े आपको, बट डायरेक्टली हम ओपन करें और क्लास को शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। कोई भी प्रकार की अगर आपकी क्वेरीज होती तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर देता हूं वहां पे। बस कमेंट आप ऐसा करना जो जेन्युइन क्वेश्चन हो, बच्चों वाला नहीं कि सर इकोनॉमी सर्वे पढ़ के जाए कि ना पढ़ के जाए। भाई आपका मन है, रिस्क है, पढ़ो मत पढ़ो आपका है। हाँ, अगर इकोनॉमी सर्वे के अंतर्गत कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, बजट के अंतर्गत नहीं समझ में आ रहा, या कोई भी स्टडी मटेरियल के बारे में, तो आप कमेंट करिएगा। जेन्युइन कमेंट करोगे तो रिप्लाई मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और एक और क्वेरीज बता देना कि इसको पूरा कराऊं या छोड़ दूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तभी मैं पूरा कराऊंगा। मुझे अगर सपोर्ट नहीं करोगे या फिर जो है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक नहीं करके जाओगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना इन बच्चों को, है ना। क्यों मैं अपने मेंस के समय जो है कि अपना टाइम खराब करूं। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।